अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज 2 मई 2026 है और वादे के मुताबिक मैंने आपको बताना था कि पाकिस्तान का जो मुआहिदा सऊदी अरब के साथ हुआ है उसके खुफिया पहलू क्या हैं वो मैं रिवील करने जा रहा हूं। सिर्फ चंद बिलियन डॉलर की खातिर पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी और अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जिसको बोलते हैं उसको गिरवी रख दिया है सऊदी अरब के सामने। और अजीज़ान मन पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत ही खतरनाक किस्म के स्ट्रैटेजिक क्रॉसरोड के ऊपर खड़ा हुआ है। एक तरफ जो है वो माशी दिवालिया इकोनॉमिक कोलैप्स का प्रेशर है पाकिस्तान को। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के एक डीप डिफेंस कोऑपरेशन के अंदर तो गया है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलना है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ खुफिया मालूमात हैं वो आपको बताना चाहता हूं। और तीसरी तरफ रीजन में बढ़ती हुई टेंशंस जो हैं ईरान के साथ, इसराइल के साथ, इंडिया के साथ। और इन सब के बीच में सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि क्या पाकिस्तान अपनी मर्जी से फैसले ले रहा है या मजबूरी के अंदर फैसले ले रहा है। जहां तक हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रेशर के ऊपर बाद में आते हैं और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो यहाँ पे लिए गए हैं उसके ऊपर बाद में आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मालूमात हम तक पहुंची हैं कंफर्म करने के बाद वहां पे पाकिस्तान ने फाइटर जेट्स अपने डिप्लॉय किए हैं सऊदी अरब के अंदर। सपोर्ट स्क्वाड्रन्स F-16 जिसके अंदर शामिल है, जिसके बगैर पाकिस्तान का अपना दिफा भी मुमकिन नहीं है अगर हिंदुस्तान की तरफ से कोई खतरा सामने आता है। और आपको इसीलिए फॉर्म 47 हुकूमत का वजीर दिफा चीखे मारता नजर आता है कि इंडिया की तरफ से दहशतगर्दी हो सकती है। इस तरह की बातचीत, उनको डर लगा हुआ है कि इंडिया कुछ कर सकता है। लेकिन क्यों लगा हुआ है, इस वीलॉग को अगर आप आखिर तक चंद मिनट देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इनका जो त्रा निकला हुआ है वो निकला हुआ क्यों है। देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान ने इसके अलावा जो एवॉक्स प्लेन है जो कि बैकबोन है एयर ऑपरेशन की, उसको डिप्लॉय किया है सऊदी अरब के अंदर। शाहपर 1 और शाहपर 2 एयर डिफेंस रडार्स डिप्लॉय की हैं। और बेसिकली जो नीचे आपका सिंध की साइड से जो सदर्न हाफ है, जो इंडिया की तरफ आपने फोर्सेस लगाई हुई हैं, वो आपने उठा के सऊदी अरब भिजवा दी हैं। आप देखिए ऑपरेशनल गज़बुल अल हक इन्होंने अफ़गानिस्तान के खिलाफ शुरू किया था, जो कि अब सिर्फ़ और सिर्फ़ एरियल बॉम्बिंग्स और एयरफ़ोर्स की बॉम्बिंग तक असर रह गया है अफ़गानिस्तान की तरफ से। इसीलिए अफ़गानिस्तान की आपको इमारात अफ़गानी अफ़गानिस्तान की जानिब से आपको दिखा कि उन फौजी आए, पाकिस्तान के पहले भी वो फौजी अगवा करके ले गए थे, अब भी ले गए। जब वो यहाँ से उनकी पाकिस्तान की फौज करती है, वो आते हैं उनके वेपन्स भी छीन के ले जाते हैं और उनको भी उठा के ले जाते हैं, क्योंकि ट्रुप्स जो है वो ऑलरेडी थिन आउट हो चुकी हैं। मैं आपको ये मामला समझाता हूँ किस तरह। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो है वो पहले ही इस वक़्त यूनिट्स और फॉर्मेशंस जो हैं, उनको इंडिया के खिलाफ टास्क किया गया था, लेकिन उनको वहाँ से उठा के अब जो है वो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर लगाया गया और वेस्टर्न बॉर्डर से उठा के पूरे पाकिस्तान के अंदर फैलाया गया है, बलूचिस्तान के अंदर भेजा गया है। ईरान और इसराइल की जो जंग है वो भी अभी तक तो खत्म नहीं हुई। दोबारा आपको पता ही है कि उसके मामलात शुरू हुए हैं और इस सिचुएशन के अंदर ये एक आर्जी सीज फायर था, है आर्जी सीज फायर, इसमें कोई शक नहीं है। अगर दोबारा चीजें एस्केलेट करती हैं सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, तो पाकिस्तान जो है उसको सऊदी अरब की मदद के लिए अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज करना पड़ेगा ईरान के खिलाफ। ये इस खुफिया मुआहदे का हिस्सा है, मतलब इस मुआहदे का खुफिया हिस्सा है जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हुआ है। इस पूरी सिचुएशन के अंदर आपको पता ही है कि ये बहुत जल्द योम मार्का हक वाला जो ड्रामा चला है, इसको करना चाहते हैं। ऑपरेशन बनियादुल मरसूस की जो एनिवर्सरी है, उसके ऊपर आपको पता ही है कि तैयारी की जा रही है। हमारी इत्तलात हैं कि मुबैना तौर के ऊपर पाकिस्तान में जो उन्होंने ऑपरेशन इंडिया ने करके पाकिस्तान के अंदर भी तो ट्रंप सिर्फ उन जहाज़ों की बात करता है जो कि इंडिया के गिरे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा नुकसान शदीद किस्म का किया गया एयर बेसिस के अंदर। और ज़ाहिर बात है जो यहाँ पे प्रॉक्सी मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान में जो आईएसआई चलाती है, उसका बड़ा ज़्यादा नुकसान किया गया। वो बदला लेने के लिए बहुत तुले हुए बैठे हैं। उसके लिए भी कोशिश यहाँ पे की जा रही है कि उनको एक्टिवेट करके इंडिया को डराया जाए, क्योंकि इंडिया के बॉर्डर से पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो कुछ सऊदीया भिजवा दी है, कुछ अब इन्होंने कतर भी भिजवानी है। इन्होंने पंगा अफ़गानिस्तान से भी लिया हुआ है। बातें बड़ी-बड़ी कर रहे हैं, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला-मेला वाला यहाँ पे सीन चल रहा है।
तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर जो इकोनॉमिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। बिलियन डॉलर की खातिर पाकिस्तान ने अपनी जो है खुद मुख्तारी का सौदा क्यों किया और इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से स्ट्रैटेजिक डिसीजन क्यों लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि बहुत ज़्यादा नाजुक है। हमेशा ही पाकिस्तान नाजुक दौर 78 गुज़र रहा है। आईएमएफ का प्रेशर है, फॉरेन रिजर्व्स की कमी है। कोई भी डिसीजन मेकर बगैर कोई भी फैसला बगैर किसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लिया जा सकता। कॉम्प्रोमाइज़ के ज़रिए ही लिया जाता है। ऐसे में जब सऊदी अरब आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, आपने सऊदी अरब के पीछे मुत्तहिदा अरब अमारात से पंगा ले मुत्तहिदा अरब अमारात में आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपके ज़ाहिर-सी बात है असासे हैं। पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा पैसा निकल के यूएई के अंदर गया हुआ है, दुबई के अंदर गया हुआ है। उनसे पंगा लेके अभी आप अरब ने पैसे दे दिए, तो उधर आप चले तो गए हैं। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा नहीं देता सऊदी अरब, वो स्ट्रैटेजिक एक्सपेक्टेशंस भी हैं, यानी जो पैसा देता है वो कहता है कि इधर आओ ना ज़रा, वो पैसा पूरा भी करवाता है, डॉलर पूरे भी करवाता है। अगर आप तारीख देखें, हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब में ट्रुप्स डिप्लॉय हमेशा किए हैं, ट्रेनिंग दी है सऊदी अरब को और सिक्योरिटी सपोर्ट दिया है। आज भी डिफेंस कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा गहरा हो रहा है, लेकिन उसके साथ-साथ सऊदी अरब और ईरान की टेंशन्स हमेशा से मौजूद रही हैं। बातचीत चलती है, पाकिस्तान पूरी कोशिश करता है बातचीत वो करें, लेकिन पाकिस्तान उसकी वजह से इस वक़्त बहुत मुश्किल पोज़ीशन के अंदर है। प्रॉब्लम ये है कि मिडल ईस्ट अब न्यूट्रल ज़ोन नहीं रहा, ठीक है? ईरान और सऊदी अरब का जो राइवलरी है, जो उनका आपस का टाकरा है, वो भी फुली खत्म नहीं हुआ। और सिर्फ एक आर्ज़ी जो है वो तौर के ऊपर ठंडा हुआ है, ठीक है? तो पाकिस्तान किस साइड के ऊपर खड़ा है? ईरान के लिए के कहने के ऊपर रास्ता खोला है, उधर आमों वाला सीज़न आपको कल पता ही है, हो सकता है शुरू हो सकता है। लेकिन सऊदीया के साथ अब सऊदी अरब के साथ डिफेंस कमिटमेंट मतलब है कि पाकिस्तान ऑटोमैटिकली एक कैंप के अंदर चला जाता है। और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा कि इंटरनल सेक्टरियन टेंशन या सुन्नी पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब में सिर्फ सुन्नी फौजी जा सकते हैं 50,000 प्लस सुन्नी या शिया सऊदी अरब नहीं आने देता तनख्वाहें उन सुन्नियों को सिर्फ मिल रही हैं ये मसला बड़ा बना हुआ है दूसरा रीजनल डिप्लोमेटिक आइसोलेशन रिस्क तो है ही है आपका पड़ोसी ईरान है सऊदी अरब नहीं है पैसा सऊदी अरब से आ रहा है और फिर एक स्ट्रेटेजिक ओवर स्ट्रेच है अफगानिस्तान से पंगा आपने लिया हुआ है इंडिया से आपने थिन आउट की हुई है फोर्सेस इंडिया से प्रेशर आया तो आप इधर से मतलब जिधर से चादर खींचते हो उधर से नंगे हो जाते हो मतलब कि चक्कर तो ये है चादर से ज्यादा आपने पैर फैलाए हुए हैं इसमें जब खास तौर पे मिलिट्री ओवर स्ट्रेच होती है आपकी तो वो एक खामोश अंदर बहुत बड़ा बुहरान है वो ये है कि आपकी मिलिट्री ओवर स्ट्रेच है पाकिस्तान ऑलरेडी मल्टीपल फ्रंट्स जो है वो मैनेज कर रहा है इंडिया के साथ ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर आप जो है आपकी टेंशन चल रही है खुद आपको पता ही है तभी आपका डिफेंस मिनिस्टर आके कहता है वो जो हाँ वो हमारा दहशतगर्दी करा देंगे ये बातें करता है ना वो आके क्यों कर रहा है क्योंकि भाईजान टेंशन इनको पड़ी हुई है वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इंस्टेबिलिटी है अफगानिस्तान के अंदर और इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस है खासतौर के ऊपर सियासी अदम इस्तेकाम है कौम अपनी फौज के साथ नहीं खड़ी हुई बड़ा क्लियर यहाँ पे नजर आ रहा है पटवारियों को अलग गालियां पड़ रही हैं उनके साथ भी कोई नहीं खड़ा हुआ तो अगर इस वक्त एक्सटर्नल कमिटमेंट्स मजीद बढ़ जाती हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि कतर भी जाएं तो मिलिट्री रिसोर्सेज स्ट्रेच हो जाती हैं और जब मिलिट्री ओवर स्ट्रेच होती है तो सबसे ज्यादा डैमेज किसको होता है सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी सिक्योरिटी स्टेट की स्टेबिलिटी को इकोनॉमी तो पहले ही सख्त डैमेज में मजीद होती है और अवाम को सबसे ज्यादा डैमेज होता है अवाम की तबाही इन्होंने मीम मेख इस चक्कर के अंदर निकाली हुई है देखिए उसके अलावा जो सेक्टेरियन आपकी फॉल्ट लाइन है जो फिरका वारियत की आपकी फॉल्ट लाइन है वो एक सबसे बड़ा इंटरनल रिस्क है जिसको अंडरप्ले किया जा रहा है सबसे सेंसिटिव और सबसे खतरनाक ये बातचीत है पाकिस्तान तारीखी तौर के ऊपर जो है वो फ़िरका वारियत की जो फ़ॉल्ट लाइन्स हैं उसमें आपको पता है ज़िया-उल-हक अव्वल जिस वक़्त हुकूमत में था, तो 80,000 के करीब जो हैं वो फ़िरका वाराना तसादात के अंदर अमवात हुई और जिसमें ज़्यादातर हमारे शिया बहन-भाई थे, ठीक है? और अगर स्टेट ओपनली अब यहाँ पे किसी मिडल ईस्टर्न राइवलरी का हिस्सा बनती है, जिस तरह यहाँ पे बनने की पूरे चांसेज़ हैं, एग्रीमेंट तो आपने जो है वो साइन किया है सऊदी अरब के साथ और एक नैरेटिव बनाया जा रहा है ईरान के खिलाफ पाकिस्तान की जो प्रो स्टेट मीडिया सेल्स हैं कि ईरान हिंदुस्तान के साथ मिला हुआ है जिस तरह पहले अफगानिस्तान मिला हुआ था सारी तरफ इन्होंने अपनी दुश्मनियां क्रिएट कर दी हैं तो अब जाहिर बात है टेंशन्स पाकिस्तान के अंदर भी रिफ्लेक्ट होंगी और हिस्ट्री ये बताती है कि जब भी ये जो फिरका वारियत की आग भड़की है
उसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा फिर मुश्किल हो गया है। इन्होंने ये भी कहा कि ज़िया-उल-हक के जो आमों की पेटी नहीं थी, वो जो विंग कमांडर मशहूद थे, जो उड़ा रहे थे जहाज़, कोर कमांडर 4 कोर जनरल आलमजान मसूद का ये मानना था एक ज़माने में कि जनाब वो तो शिया पायलट था, उसने जहाज़ गिरा दिया। व्हेयरएज़ आई डोंट देयर कोई एविडेंस नहीं है इस किस्म का। लोग आमों की पेटी के ऊपर ही बात करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि शिया पायलट था। तो ये टेंशन बन सकती है, ठीक है? ऊपर से फिर जब आपकी स्ट्रैटेजिक खुदमुख्तारी, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बमुकाबला डिपेंडेंस, माई-बाप बनाना पड़ता है आपको लोगों को। जब ये हो, कशकोल आपने हाथों में उठाया हो, एक कर्ज़े से दूसरे कर्ज़े पे आप चल रहे हो, तो ये पूरी कहानी का कोर ये है, क्या पाकिस्तान अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चला रहा है? सवाल तो उठता है। या पाकिस्तान का हर फैसला जवाब आपको पता है, कर्ज़ों के प्रेशर के अंदर होता है, लोन्स के प्रेशर में। जो मुख्तलिफ इत्तेहाद बनाए हुए, अभी सऊदी अरब के साथ इत्तेहाद बनाया, तो जो सऊदीया कहेगा वो करना पड़ेगा, इसलिए मुत्तहिदा अरब अमीरात से आपने पंगा ले लिया। या जो इस वक़्त गैर वोट के ज़बरदस्ती यहाँ पे डिक्टेटर बना हुआ है, जो खंज़ीर काबिज़ है यहाँ पे, वो आपके ख़्याल में उसके रजीम के सर्वाइवल, जो रजीम है पाकिस्तान, उसके के अंदर लिया जाता है। जब डिसीजन सर्वाइवल के लिए लिए जाते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ ही होते हैं हमेशा। ये बात ज़हन के अंदर रख लीजिए। और यहाँ फिर पूरे के पूरे खित्ते में जहाँ आप बैठे हुए हैं इंडिया, आप मुझे बताओ ना किससे आपकी जो है बनती है? वो पहाड़ों के पीछे चाइना है, ठीक है? वो आपको डरा देता है और आपसे काम करवाता है, वहाँ भी आपका फड्डा चल रहा है। ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता क्योंकि आपने अमेरिका अमेरिका को भी खुश करना है। अफ़गानिस्तान आपका नेबर है, आपने उधर से पंगा खोला हुआ है। मुस्लिम ब्रदर मुल्क है। ईरान आपका नेबर है, उधर उसके खिलाफ आप बयानियाँ बना रहे हैं क्योंकि वो आपकी बात नहीं मानता और वो आपको पीस मेकर, ग्लोबल पीस मेकर, नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट नहीं करवा रहा। अच्छा, इंडिया से आपने पंगा खोला है। आपकी किसके साथ है? अपने तमाम नेबर्स के अंदर किसी से नहीं बनती, खुद आपने पंगे खोले हुए हैं यहाँ पे। और इस फ़ौज ने खोले हुए हैं क्योंकि अगर ये पंगे रहेंगे तो फ़ौज अपने इक़्तिदार का जवाज़ बना के रखेगी। ज़ाहिर-सी बात है कि अज़ीज़ान-ए-मन, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सऊदी अरब के साथ जो है ये डिफेंस पैक्ट नहीं है जिसकी तफ़सीलात मैंने आपको दी हैं। ये एक जूआ है जो खेला, स्ट्रैटेजिक गैम्बल खेला जा रहा है। अगर सब कुछ कंट्रोल में रहा तो पाकिस्तान सर्वाइव कर जाएगा। एक भी दाएँ-बाएँ चीज़ हो गई, एक भी फ्रंट स्लिप हो गया, ये इतने ज़्यादा बॉल जगल कर रहा है आसिम मुनीर, इनमें से एक भी, ये जोकर जो है ना, इसके एक भी बॉल अगर गिर गया, तो फिर सवाल ये नहीं होगा कि पाकिस्तान ने क्या हासिल किया, सवाल होगा पाकिस्तान ने क्या लूज़ किया, क्योंकि नुकसान तो पाकिस्तान का होगा। एक बंदे के इर्द-गिर्द यहाँ पे जो है आप सारा काम चला रहे हैं। देखें, जो कर्ज़े हैं, लोन्स हैं, ये टेम्परेरी होते हैं, मगर जो स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स होती हैं, वो परमानेंट बन जाती हैं। यहाँ पे की जा रही है स्ट्रैटेजिक मिस्टेक। और इस सूरत-ए-हाल में मज़ीद ज़ाहिर-सी बात, अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद इस मौज़ू के ऊपर तफ़सीलात आपके सामने रखूँ, तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख़्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।